नमस्कार दोस्तों, जुमलापुर 2024 में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि चुनावी घोषणा हो चुकी है और देश में चुनावी हलचल धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है, तरह तरह की बयानबाजियां हो रही हैं और तरह तरह के नेता तरह तरह के दावे, तरह तरह के वादे कर रहे हैं। इन्हीं वादे और दावों के बीच में आज हमारी जो मुलाकात हुई, कांग्रेस पार्टी के एक ऐसे लीडर जो युवा हैं, जनता की नब्ज को भी समझते हैं और चुनाव भी लड़ चुके हैं और लोकसभा चुनाव बहराइच से वो तैयारी भी कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ में हैं ललन कुमार जी, आपका स्वागत है। नमस्कार दादा। नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने प्लेटफॉर्म पे हमें आमंत्रित किया। तो देखिए, हमारा प्लेटफॉर्म तो सबके लिए खुला हुआ है जी। और धन्यवाद आपका कि आप हमारे साथ में आप आए और ज्वाइन किया। और चलिए बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। देश में ललन जी जो हालात बने हुए हैं, 10 साल हो चुके हैं और ये लोग 10 साल के बाद में भी कह रहे हैं कि अब की बार 400 के पार, तो वो तो 400 कह रहे हैं। तो आप लोग कांग्रेस पार्टी भी लगातार मेहनत कर रही है, राहुल जी यात्रा भी कर रहे हैं, काफी कुछ कर रहे हैं, तो आप लोग कितनी सीटों का दावा कर रहे हैं? देखिए, ये जो आंकड़ा आप बता रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपको जो एक मीडिया का जो एक तबका है, जो जिसको हम लोग नहीं बल्कि देश की जनता भी मोदी मीडिया के नाम से जानती है, वो सिर्फ 400 पार वहीं आपको दिख रहा होगा। हकीकत क्या है, जमीनी हकीकत आज भी आप जानते हैं कि महंगाई कहाँ है, बेरोजगारी कहाँ पे है, देश की जनता जो है वो त्रस्त है। लेकिन ललन जी, महंगाई, बेरोजगारी और युवाओं की नौकरी और अग्निवीर और तमाम मुद्दों को राहुल जी और विपक्ष लगातार उठाता रहा है। लेकिन अब बिल्कुल देखने में ऐसा लगता है पब्लिक की तरफ से कि महंगाई, पेट्रोल, डीजल, गैस, है ना, और नौकरी, ये सब तो कोई मुद्दा ही नहीं रह गया है। अब तो मुद्दा हो गया है राम मंदिर। देखो, जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे, और देखिए मोदी जी ने 370 हटा दिया, है ना, और मोदी जी की गारंटी। नहीं, ऐसा नहीं है, जमीनी हकीकत कुछ अलग है। आप इस बात को समझिए कि जहां उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, देश में भी भाजपा की सरकार है, यहाँ पे एक वैकेंसी निकलता है जिसमें 48,000 लोगों को भरने की कोशिश की जा रही थी। वहां 50 से 60 लाख लोग आवेदन किए। तो आवेदन किए वही लोग जो बेरोजगार हैं, युवा, ये आप जानते हैं। और तमाम जितनी भी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश में वो सब लीक हो गई। देखिए, बेरोजगारी है, लेकिन हम जब टीवी चैनल खोलते हैं, किसी भी आप न्यूज चैनल अगर आप खोलेंगे तो वो चीज नहीं दिखेगी वहां पे, क्योंकि वो मैनिपुलेटेड न्यूज चलाते हैं, वो एक प्रोपेगेंडा के तहत चलाते हैं। जो वहां से आदेश आता है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के जितने भी अधिकारियों हैं, या जो एक पीएमओ के द्वारा चलाया जाता है, तमाम ऐसी चीजें। लेकिन आज जमीन पे क्या हकीकत है, आप इस चीज को देखिए। आपकी बात को बीच बीच में टोकता भी रहूंगा। तो आपको क्या लगता है, आपका क्या कहना है कि ये जो न्यूज चैनल्स और मीडिया, ये सारी चीजें हैं, ये पीएमओ की भी आपने बात की, तो क्या इन सारे लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रखा है, या क्या कहना चाहते हैं कि मतलब? अभी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार का बंडाफोड़ किया है। वो इसलिए उनको करना पड़ा क्योंकि अगर वो मीडिया चैनल वो काम करती। अब ये देखिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड है क्या बेसिकली, वो देश की जनता का पैसा है, उसको सुनियोजित तरीके से कैसे प्रधानमंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी ने कैसे लूटा है। अब आप देखिए कि देश की जनता आज भी, एक आम जो जनता है, गरीब मजदूर, किसान, परेशान, या जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो आम जनता है, वो 65% टैक्स दे रहा है भारत सरकार को। और 65% टैक्स देने के बावजूद ना उनकी सुरक्षा का ख्याल है, ना उनके रोजगार का ख्याल है, ना ये जो महंगाई बढ़ रही है उस पर कोई कंट्रोल है। अभी कुछ दिन पहले भी मुझे लग रहा है कल ही घोषणा किया कि 2 रुपए डीजल और पेट्रोल में कम किए जाए। क्या 2 रुपए आप राहत? एक ऐसी सरकार थी जब यूपीए फर्स्ट और सेकेंड, जहां पे 320 रुपए, 340 रुपए या मैक्सिमम 400 रुपए में गैस सिलेंडर मिला करता था। आज वही गैस सिलेंडर 1100 रुपए, 1200 रुपए में मिलता है। आज महंगाई देखिए, आटा, दाल, चावल, यहाँ तक कि दूध पे जीएसटी लगा हुआ है। किसान से रिलेटेड जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं जो किसान अपने खेतों में डालते हैं, उस पे जीएसटी लगा है 18%।
तो तमाम कफन पे भी जीएसटी, पहली बार मैंने देखा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो कफन पे भी जीएसटी लगता है। तो ये जो देश की जनता का पैसा जो टैक्स के माध्यम से उन्होंने अपना टैक्स पे करके उस पैसे को मोदी सरकार को डेवलपमेंट में खर्च करने चाहिए था, लेकिन उन्होंने किया क्या, ये चंद उद्योगपतियों मित्रों के माध्यम से जो है इन्होंने अपने घर भरने का काम किया। एक ऐसा संस्था है जिसका 20 करोड़ भी इनकम नहीं है, वो 200 करोड़ 300 करोड़ 400 करोड़ चंदा दे रहा बीजेपी को। चंदा थोड़ी है, वो एक्सटॉर्शन मनी है, वो वसूली है। उसको चोरी भी नहीं बोलेंगे हम, डकैती बोलेंगे। बड़े लेवल का एकदम रैकेट चल रहा है। लेकिन इतना बड़ा रैकेट आपने बोला कि ये एक्सटॉर्शन है, ये वसूली है। एक्सटॉर्शन वसूली ये काम तो पहले मैं मुंबई में देखता था, सुनता था कि बड़े बड़े भाई लोग जो होते थे सही दुबई में बैठे होते थे, है ना, जैसे दाऊद का नाम सुनते हैं कि वो वहां से बैठे हुए उनके आदमी लगे रहते थे कि फलाने से इतना पैसा लेके आओ, वो देखो तुम्हारा आदमी वहां पे खड़ा है, उसको ये कर दो, नहीं ये कर दे, ऐसे करके कुछ भी, या फिल्म स्टार से डरा धमका करके वो पैसे लेते थे। तो वो दाऊद इब्राहिम का काम इस समय अमित शाह और मोदी जी कर रहे हैं देश की जनता के साथ। ये कहने में मुझे कोई वो नहीं है कि एक गरीब किसान परेशान वर्ग जो अपना टैक्स के पैसे से जो अपने देश को टैक्स वो भरता है, इसलिए क्योंकि वापस एक रिवर्सेबल होना चाहिए कि उनके लिए चाहे किसानों का कर्ज है वो माफ हो, कि खेती किसानी में उनको हेल्प मिले, ठीक है, रोजगार पे खर्च हो। जैसे अग्निवीर योजना आपने बताई, अग्निवीर आप जान ही रहे कि एक मैंडेटा का तहत बनाया गया है। उसमें जो पहले आर्म फोर्सेस के लोग थे उसको कितनी फैसिलिटी मिलती थी, 1 रैंक 1 पेंशन मिलता था। उसके बाद वो तो आप छोड़िए, जो पेंशन जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी, इन सब में खर्च करने चाहिए था, ना कि वो अपने उद्योगपति में। अब 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है और आपने 1,000 करोड़ अपने चंदा में ले लिया। वो किसका पैसा है? जनता का पैसा है, मोदी जी का पैसा नहीं है, ना उद्योगपतियों का पैसा है। लेकिन जब भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, सरकार एक न एक दिन बदलेगी। ये जितने देश की जनता को लूटा है उनसे वापस छीन करके और देश की जनता को दिया जाएगा। युवाओं के रोजगार पे खर्च होगा, सेनाओं के ऊपर खर्च होगा, किसानों के ऊपर खर्च होगा, मध्यम वर्ग के लोग हैं जो बेरोजगारी महंगाई से जूझ रहे हैं उनके ऊपर खर्च होगा। हमारी माताएं बहनें हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है, उनके साथ न्याय योद्धा बन करके अब आप जो खर्च करेंगे। आप जो बात कह रहे हैं, है ना, मोदी जी भी तो यही कहते हैं कि मैं पाई पाई का हिसाब लूंगा, 70 साल का हिसाब लूंगा, पाई पाई वसूलूंगा और गरीबों को बांट दूंगा। मैं यहाँ गरीबों की सेवा करने आया हूँ। किसानों को सम्मान निधि भी दे रहे हैं, है ना, महिलाओं को फ्री सिलेंडर भी दे रहे हैं और पता नहीं क्या क्या अलग अलग तरीके से फ्री राशन भी दे रहे हैं। तो मोदी जी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। देखिए, ये देश बहुत ही बड़ी संकट की घड़ी से गुजर रही है और इस संकट की घड़ी से अगर देश की जनता को, आम जनता को अगर कोई राहत दे सकता है, एक ही शख्स है, वो है राहुल गांधी। नहीं, लेकिन जनता को समझ में तो आए, जनता राहत मांगे तो जनता ही राहत नहीं मांग रही है। समझ में आ गया है, जनता को समझ में आ भी रहा है। बट जब भी आप जो एक कम्युनिकेशन का माध्यम होता है, जब आप किसी टीवी चैनल के माध्यम से उस सूचना को आप देखना चाहते हो, वो आपको नहीं मिलता है कि देश में हकीकत क्या है। आज आप कोई भी सर्वे करा लो, एक तरफ राहुल गांधी, दूसरे तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप देखिए 80-20 का मामला है। 80% लोग आज भी देश का जो गरीब मजदूर आम जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, यहाँ तक कि जो मिडिल क्लास फैमिली है, जब चुनाव होता है तो ये सब राहुल गांधी के साथ खड़ा है, कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा है। इसलिए खड़ा है कि उनको पता है कि गरीबों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है, तो अगर ये माता बहनों की पार्टी है, बुजुर्ग दादा दादियों की पार्टी है, युवाओं की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, रेहड़ी पटरी वाले जो छोटे छोटे भाई बहन है उनकी पार्टी है ये। और एक तरफ 10% जो उद्योगपति हैं मोदी जी के मित्रों, वो उनके लिए वो काम करते दिन रात। अब ये तो देखिए, हमेशा आपने कभी टीवी चैनल पे देखा चुनावी बॉन्ड में जो इतना बड़ा घोटाला हुआ है पिछले 2-3 दिन कोई चला रहा है? आप बताइए, किसी की हिम्मत है? नहीं, तो उनकी नजर में कोई खबर ही नहीं है। उनको तो लगता है कि चुनावी बॉन्ड हमने लिया है तो कांग्रेस ने भी लिया है, क्योंकि जितनी भी मीडिया हाउसेस है सबको वही चला रहे उद्योगपति, जिनके माध्यम से जनता का पैसा लूट रहे हैं। तो अडानी है, अंबानी है। एक देखिए मेगा इंजीनियर्स, TV9 भारतवर्ष का मालिक है, मेगा इंजीनियर्स ने कितने चंदे दिए चुनावी बॉन्ड, और देखिए कहाँ कहाँ प्रोजेक्ट मिले हैं उनको। तो ठीक, तो पहले ये चैनल्स कौन चलाया करता था?
पहले चैनल स्वतंत्र रूप से चलता, लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ होता है वो लोकतांत्रिक तरीके से काम कर रहा था। आप बताइए, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, वर्ल्ड के टॉप 10 इकोनॉमिस्ट में से एक थे। उन्होंने जितना देश को दिशा दशा दी, जितना अच्छा है, यहां तक कि अमेरिका में भी जब अगर आर्थिक संकट आया था तो इन्होंने अपना एक जो इनका एक्सपर्टीज थी, इन्होंने अपना उनको सलाह मशवरा देकर के उबारने का काम किया। मनमोहन सिंह को बोलते थे, क्या क्या उनको अपशब्द कहे जाते थे, कभी रेनकोट की भाषा, वैसे इस तरह से निम्न भाषा का इस्तेमाल, कभी गूंगा है, बहरा है, लेकिन जिस तरीके से देखते हैं मौन है। लेकिन आज आप इस प्रधानमंत्री के बारे में कोई मीडिया चैनल है जो बोल सकता है कि जुमला है? देश का सबसे भ्रष्ट आदमी है नरेंद्र मोदी, जिसने देश की जनता के साथ अन्याय किया है। वही कोरोना के टाइम में जब लोग बिलख रहे थे, रो रहे थे, गा रहे थे, मर रहे थे, उनको जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिल रहा था, वही सीरम इंस्टीट्यूट से ये चंदा ले रहे थे वैक्सीन के नाम पे कि हम तुमको वैक्सीन बनाने का ठेका देंगे, तुम हमको चंदा दो। वो किसका पैसा है? देश की जनता का पैसा है। तो कहने का मतलब ये जो भी इतना बड़ा है, लेकिन जनता आज देश का सबसे अगर भ्रष्ट आदमी कोई होगा तो वो है नरेंद्र मोदी, और यहाँ इस देश का प्रधानमंत्री। उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। बेशर्मी की भी हद होती है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, देखिए, आप लोग नहीं बोल सकते हैं, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन हम ये जो यहाँ देश के अंदर की अंतरात्मा की जो आवाज है वो मैं बता रहा हूं। किसी चैनल पे एक छोटा सा भी ब्रेकिंग आता है, कितने चुनावी धांधली हुए हैं, कितने घोटाले किए गए हैं, कभी नहीं आता है। अच्छा, मैं वही जानना चाहता हूँ कि मीडिया में आ नहीं रहा है। जब मीडिया में आ नहीं रहा है तो आम पब्लिक को पता नहीं चल रहा है। आम पब्लिक वही समझ रही है कि ये तो बहुत अच्छा चल रहा है पता। जब हम लोगों ने सोचा कि मीडिया का एक पूरा जो 90% जो मीडिया हाउसेस है, सबके ऊपर इन्होंने कब्जा कर रखा है, सबको अपने अंदर कैप्चर कर रखा है, डरा करके, धमका करके, चाहे जैसे भी। तो राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक 4-4,500 किलोमीटर का उन्होंने यात्रा शुरू की। वो यात्रा वो था कि आप टीवी चैनल पे मत दिखाओ देश की जनता की आवाज। हम जाएंगे, लोगों के बीच में मिलेंगे, उनसे उनके मन की बात, उनके दुख दर्द को साझा करेंगे। उसके बाद जब उनको लगा कि ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, तो अन्याय के खिलाफ उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की, मणिपुर से मुंबई तक। आज मुझे लग रहा है कि इस यात्रा का आखिरी पड़ाव है मुंबई में, और एक बहुत बड़ा जो है एक वहां पे संबोधन भी है, जिसमें इंडिया अलायंस के जितने भी दल हैं, हमारे क्षेत्रीय दल हैं, वो सब वहां पे मौजूद होंगे। देखिए, आने वाले समय में जमीनी क्या हकीकत है, मैं मीडिया चैनल और टीवी न्यूज की बात नहीं कर रहा हूं, जमीनी क्या हकीकत है ये देश की जनता को पता है, और बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। एक क्रांतिकारी बदलाव की जरूरत है इस समय देश में, और बदलाव एक ही आदमी ला सकता है, जो न्याय योद्धा है, राहुल गांधी जी। नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, आप कहते हैं कि आपके साथ में महिलाएं हैं, पीड़ित है, किसान हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, सेना के लोग हैं और अन्य पीड़ित लोग हैं, जब इतने सारे लोग हैं तो चुनाव में इस तरीके के जो परिणाम आने चाहिए। मैं पिछले 2-4 चुनाव की आपसे चर्चा करूंगा। क्या चुनाव में ईवीएम की धांधली नहीं करते हैं ये लोग? करते हैं, आपने भी सुना होगा, आपके पास भी रिसोर्सेज है, आप जानते भी होंगे। अगर चुनाव में धांधली नहीं होती तो उत्तर प्रदेश में आज ये सरकार होती नहीं। उत्तर प्रदेश में शायद समाजवादी पार्टी की सरकार होती है और अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होते हैं फिर से, क्योंकि समीकरण ऐसा था। आज हो क्या रहा है देश में, ये हम सबको समझने की जरूरत है कि चाहे वो चुनाव आयोग हो, चुनाव आयोग का अचानक से चुनाव आयुक्त का इस्तीफा, फिर अचानक से मोदी जी डिसाइड करते हैं कि कौन चुनाव आयुक्त बनेगा, जबकि ये सब चीफ जस्टिस को डिसाइड करना चाहिए, राष्ट्रपति के यहाँ होना चाहिए, या एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया था कि डेमोक्रेसी में जब तक हम लोग फेयर नहीं हम देख करेंगे और एक लोकतांत्रिक तरीके से नहीं, अगर तो अभी ये जो चुनावी प्रक्रिया है इससे आपको संतुष्टि नहीं है। देखिए, ईवीएम पर आपको संदेह है, ईवीएम पे संदेह चुनाव है, आयोग पे संदेह है ना? तो ये संदेह जो है आपको,
तो इस संदेह का इलाज क्या है? देखिए, क्योंकि अभी चुनाव तो सिर पे है सुप्रीम और कोर्ट आप में चुनाव के बाद फिर आप सुप्रीम लोग सब कोर्ट में लोग पेटिशन भी फाइल है। हम लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि देश की जनता जब अपने मत का प्रयोग करने के बाद उनके हाथ में पर्ची निकले वीवीपीटी मशीन से, पर्ची प्रिंट हार्ड कॉपी, उस पर्ची को वो देखे कि हाँ उन्होंने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, हाँ ठीक है कांग्रेस पार्टी को वोट पड़ा है। उस पर्ची को एक वहीं पे बॉक्स रखा हो, इलेक्शन कमीशन के द्वारा इतनी व्यवस्था की जाए, उस पर्ची को बॉक्स में डाल दे। हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि ईवीएम आप हटा दो, नहीं, लेकिन उसमें पारदर्शिता कैसे होगी इस पे तो आपको काम करने की मैं वही कह रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, राहुल जी यात्रा कर रहे हैं और किसान, युवा, बुजुर्ग सब आपके साथ हैं, इसके बावजूद चुनाव में वो परिणाम नहीं आ पाते हैं बिकॉज ये ईवीएम सीवीएम जो भी मैटर है। तो मैं तो समझता हूँ कि एक जो यात्रा, धरना, प्रदर्शन राहुल जी का, आपकी टीम का या जो भी विपक्षी हैं जिनको शक है ना इस प्रणाली पे, तो इसके पीछे युद्ध स्तर पे क्यों नहीं पड़े? हाँ, इस पे भी इसके पीछे क्यों नहीं? अब तो वापस चुनाव है, वापस चुनाव है अभी, और चुनाव अभी हो जाएगा और फिर लोग धांधली वांधली जैसा आप कह रहे हैं ऐसा हो गया तो फिर आप 5 साल फिर चिल्लाते जब देखिए पानी सर से बाहर जब चला जाएगा देश की जनता, आपने श्रीलंका में देखा होगा कि जनता जब तरस आ गई, जब कुछ नहीं दिखा, तब अचानक से सड़कों पे आए और प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उनके आवास पे जाकर के घेराव करना, वो वही सिचुएशन आज देश में बन रही। देश बहुत बड़ा संकट से गुजर रहा है, मैं यही आपको बार बार इसलिए हो रहा है। नहीं, आपका कहना सही है। आप देखिए राजीव जी, आप बॉलीवुड के अच्छे एक्टर हैं, कॉमेडी करते हैं, लोगों को खुश रखने का काम करते हैं, और साथ ही साथ सरकार चाहे किसी की भी रही, आपने हमेशा से आवाज उठाया है, वो भी सच्चाई के लिए और सत्य और अहिंसा के रास्ते पे। जहां तक एक नागरिक होने का जो अपना फर्ज है, धर्म में हमेशा क्रिटिसाइज करता रहा। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आज क्या एक कलाकार के साथ भी क्या वो सही हो रहा है? एक कलाकार को उनका सम्मान मिल रहा है देश में, या बॉलीवुड जो इंडस्ट्री है उसमें लोग क्या फ्री होकर के, स्वतंत्र होकर के क्या एक्टिंग, शूटिंग या कुछ काम कर पा रहे हैं? नहीं, डर डर के काम कर रहे हैं। और वही जो कुछ लोग हैं जो एक भारतीय जनता पार्टी के प्रायोजित तरीके से जो काम कर रहे हैं, उनके साथ इंडस्ट्री में अच्छे सलूक किए जाते हैं, बाकी लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। तो वही है ना कि इस वक्त 2 तरह का हिंदुस्तान हो चुका है। एक जो कहता है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जैसे कलाकारों की बात करें तो कलाकार, कई बार तो कलाकार, सारे कलाकार, हर धर्म, मजहब, हर क्षेत्र के, साउथ के, पंजाब के, यूपी के, बंगाल के, सारे कलाकार हम लोग साथ में मिलकर खाना खाते हैं, बैठते हैं, शूटिंग करते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन अब वहां पर भी इन सारी चीजों को छोड़ करके देखिए यही चीज क्या 2014 से पहले था क्या? नहीं था। ये नहीं, देखिए हम सब, पहली चीज तो एक इंसान है, और जो आपके रगों में खून का रंग है वो हमारे रगों में है और सबके रगों में है। तो जाति धर्म कब आई? 2014 के बाद लोग आपस में ऊंच नीच कब सोचने लगे? क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है और जो नरेंद्र मोदी है, ये देश में सिर्फ और सिर्फ नफरत फैला सकती है। और दूसरी तरफ इस नफरत को हिंदुस्तान में लोग जो हम सब है, हम सब प्यार मोहब्बत की बात करते हैं और नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस मोहब्बत की दुकान आपने जो खोली है, मोहब्बत की दुकान में मोहब्बत का माल बिकना चाहिए और माल खरीदना चाहिए लोगों को। तो जब तक ये मोहब्बत परवान नहीं चढ़ेगी, है ना, तब तक तो बदलाव नहीं आएगा। और जो लोग इस मोहब्बत की दुकान के हिमायती हैं, तो उन्हें तो लग रहा है कि बदलाव होना चाहिए, लेकिन बदलाव जनता भी करने को तैयार है। लेकिन ये जो कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, अगर इनसे बदलाव नहीं हो पाया, देखिए तो अगली बार से कुछ लोग तो अभी भले वो झूठ बोलते हैं, सच बोलते हैं, पता नहीं है, लेकिन कुछ लोग, कई बार खबरें ये भी सुनने को मिलता है, कुछ पॉलिटिशियंस ही कहते हैं कि ये आखिरी चुनाव है, अगर ऐसे ही रहा तो अगली बार से चुनाव भी नहीं होगा। तो ये 2024 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक आप लोगों ने ईवीएम की चीजों का अगर कोई शंका है तो उसकी लड़ाई, चीजें वहां पर कुछ करनी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। देखिए सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चलने में थोड़ी कठिनाई जरूर होती है, और प्यार और मोहब्बत की जो आपने फिर से उसी बात पे अपनी चर्चा छेड़ा है, तो प्यार और मोहब्बत की जीत हमेशा होती है। क्योंकि आप लोग तो बेहतर तरीके से जानते होंगे, जब हम लोग फिल्म देखते हैं तो फिल्म अगर 2 घंटे 2.5 घंटे की होती है तो 2 घंटे तक तो पूरा एकदम लड़ाई चलता रहता है, एक संघर्ष चलता रहता है, लेकिन आखिर में जाकर के मोहब्बत और प्यार की जीत होती है। तो ये तो आपको पता है
अभी ये लोग जितने भी विलन हैं कर ले, इनका समय आ गया है। अब आखिरी समय पे जीत लेकिन, हिंदुओं की होगी, जीत राहुल गांधी की होगी, जीत न्याय की योद्धा की होगी, जीत गरीब मजदूर किसान जो परेशान वर्ग है, मध्यम वर्ग है, उनकी जीत होगी। ये सारी जीत तो आपने बोली और ये सारी जीत बड़ी अच्छी जीत है, लेकिन इन सबसे अहम जो जीत है वो 2024 के इलेक्शन की जीत है। जी जी। वो जीत जब होगी तो उसी जीत के अंदर ही ये सारी जीत छिपी हुई है। देखिए, जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया। इंडिया कभी हारता नहीं है, हमेशा इंडिया जीतता है और इस बार भी इंडिया जीतेगा। ये जो 2024 का जो चुनाव है बहुत महत्वपूर्ण है और जो एक देश में बहुत बड़ा जो भ्रष्टाचार हो रहा है, एकदम खुले तौर पे भ्रष्टाचार हो रहा है, वो देश की जनता देख रही है, समझ रही है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से समझे, क्योंकि मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इस पे तो सरकार का पूरा एक आघोषित इमरजेंसी अगर इसको हम कहें तो वो भी सही होगा, मुझे लगता है। तो आघोषित इमरजेंसी चल रही है कि कोई छाप नहीं सकता है सच्चाई, कोई लिख नहीं सकता है। कुछ ऐसे लोग हैं, मैं आपको देखता हूँ कि पता नहीं आपको डर क्यों नहीं लगता है, आप लिखते रहते हैं, आपके छोटे छोटे वीडियो आते रहते हैं, तुरंत मैं देखता हूँ कि जो चीजें हैं करते रहते हैं। पता नहीं, मुझे लगता है कि आपके पास हो सकता है कि सीबीआई आपको नोटिस भेजे, ईडी आपके पास भी कल को अब खटखटा के ईडी आएगी तो क्या मिलेगा? गमला मिलेगा है ना। ये देखिए, तो आपको डर नहीं लगता ईडी सीबीआई से? है ना, हमें अपना गमला फ्री है। और दूसरी बात ये है कि ईडी सीबीआई का डर और एक होता है भगवान का डर, है ना। एक तरफ तो ये लोग कहते हैं कि हम भगवान भगवान धर्म और मंदिर है ना, लेकिन जो भगवान का डर है तो भगवान से डरना चाहिए। जी जी जरूर। कि हम ईडी और सीबीआई से इनसे डरे? नहीं, वही मैंने पूछा आपसे कि तमाम लोग डर करके तुरंत भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं। आपने कभी सोचा है क्या कि ईडी सीबीआई कहीं ऐसा ना हो? क्योंकि बॉलीवुड में कई ऐसे कलाकार हैं जो जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, राज्यसभा में उनको मिल जाती है जगह, या तमाम ऐसी चीजें इस समय जो देश में चल रहा है। देखिए, अगर इस तरीके की स्वार्थ और चीजों की बात होती तो मेरे लिए क्या था, मैं तो एक इंडिविजुअल कलाकार हूँ। अगर मैं सिर्फ अपना फायदा देखता कि नहीं मुझे लाभ चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे कोई पद चाहिए, मुझे कोई टिकट चाहिए, तो मैं भी उधर चला गया होता। 10 साल हो गए, है ना, मैं भी उधर चला जाता। वहाँ पे बहुत कुछ मिल जाता है, बहुत लोगों को मिला, तो मैं भी उन चीज़ों को एंजॉय करता। लेकिन अगर मैं वहाँ ना हो करके मैं इधर हूँ, और इधर होने का मतलब आप समझ सकते हैं, तो इधर होने का मतलब ये है कि आप एक सच्चाई, एक आवाम के साथ में, हम हमेशा से सरकार के अगेंस्ट रहे हैं। हम कलाकारों का काम ये है, भाई एक बार हम लोगों ने वोट दिया, सरकार चुन दी और सरकार अपना काम कर रही है, फिर सरकार पर नजर बनाए रखना ये नागरिकों का काम है। नहीं, सही बात है। सरकार किसी की भपौती नहीं है, हमने उसको, वो हमारे नौकर है। ये बात पता होनी चाहिए जनता को कि वो हमारे नौकर हैं, हमने उनको अपना काम करने के लिए वहां पर भेजा है। जब आपके घर में कोई काम करने आता है, कोई भी प्लम्बर भी आता है, तो आप घर खुला छोड़ के उसके सारे नहीं चले जाते। वो काम कर रहा होता, कब आएगा कब जाएगा, तब तक आप खड़े रहते हैं, है ना। अपना घर कोई कारीगर कुछ भी काम करने आता है तो आप वहां पर उसके ऊपर नजर रखते हैं। तो इनको हमने वहां पर भेजा अपना काम करने के लिए, इन पे हमें नजर रखनी पड़ेगी। और ये अगर कुछ अच्छा बुरा गलत जो भी चीजें हैं हमें बोलना पड़ेगा। तो यही तो सिस्टम है, यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र में राजा कौन है? प्रजा है ना। वो राजा थोड़ी है, लेकिन अगर वो राजाओं के जैसा बिहेव करने लगे तब फिर हम जैसे कलाकारों को, कलमकारों को, व्यंग्यकारों को, लेखकों को। बट बॉलीवुड में तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ लोग कलाकार बात हम बॉलीवुड के कलाकारों की भी आवाज को बुलंद कर पाते हैं। बात बॉलीवुड, यहाँ तक कि मैंने देखा शाहरुख खान जी के बेटे के साथ इस तरह की चीजें हुई, लेकिन वो भी नहीं कुछ बहुत घटनाएं हुई, लेकिन घटनाएं हुई। मुझे दो चीजें हैं, एक तो बॉलीवुड का कलाकार हो गया, एक पॉलिटिशियन हो गया, एक भारतीय नागरिक हो गया, और एक हो गया इंसान। तो हम भले ही बॉलीवुड के कलाकार की जिम्मेदारी निभा पाए या ना निभा पाए, लेकिन हम हिंदुस्तान के नागरिक होने की जिम्मेदारी तो निभा ही सकते हैं, निभानी चाहिए, ठीक है। और इंसानियत, इंसान होने का फर्ज निभा सकते हैं जरूर।
तो हम यही तो फर्ज निभा रहे हैं। अगर हम ये फर्ज ना निभा रहे होते तो मैं भी वहीं पर जाकर के बैठा होता उनके साथ में। तो चलिए ललन जी, आज आपसे मुलाकात हुई, आपने बहुत ये अच्छा लगा हमें भी कि आप अपने मंच पे हमें भी आमंत्रित किया, और आपका वीडियो देख कर मैं कोशिश करता हूँ कि आपका पूरा वीडियो रोजाना देखूं, क्योंकि कुछ ना कुछ आप करते रहते हैं। और मैं आशा और उम्मीद भी करता हूँ कि जिस तरह से आप लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए, संविधान को बचाने के लिए, देश की जो एक आवाम है, एक जनता है जिनके साथ अन्याय हो रहा है, उसकी आवाज को आप बुलंद करते हैं। इसी तरह से आप आवाज को बुलंद करते रहिए। हम सब एक न्याय योद्धा की तरह हैं और न्याय के लिए हम लोग खड़े चलिए, हैं। बस सबको न्याय मिले, सबको इंसाफ मिले, देश में खुशहाली हो, सबको मोहब्बत मिले, नफरत दूर जाए, ये हम सबकी, एक अच्छे इंसानों की, अच्छे नागरिकों की सबकी मंशा यही है, और ये मंशा सबकी पूरी हो। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। अग्रिम जो आपको चुनाव भी है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आपकी जो भी इच्छा हो वो पूरी हो। हम सब आपके साथ हैं, देश की जनता आपके साथ है, कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। धन्यवाद। तो अब देखिए, कांग्रेस पार्टी आपके साथ इन्होंने बोल दिया तो 4 लोग ये कमेंट कर देंगे, देखा है ना। तो खैर, मैं इस देखा उस देखा से घबराता भी नहीं हूँ, और ना किसी को घबराना चाहिए। जो सच की, हक की, न्याय की, प्यार की, मोहब्बत की लड़ाई लड़ रहा है, उसके साथ हमें खड़े होना चाहिए और उसका साथ देना चाहिए। धन्यवाद।